नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 79। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। सभी के मन में एक ही सवाल है, आखिर प्रकाश गया भी तो कहाँ गया होगा। पूर्वा मन ही मन सोचने लगी और अपने पिताजी के लिए व्याकुल होकर आंसू बहाने लगी। पापा जी आखिर कहाँ चले गए होंगे। जब वह अपने ठिकाने पर नहीं मिले तो जरूर कहीं ना कहीं चले गए होंगे। शायद चाचा जी के वहां पहुंच गए होंगे या तो बुआ जी के घर में गए होंगे, और कहीं पर तो जाने का सवाल नहीं है, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों में तो कोई और नहीं है। मगर पापा जी ने बगैर किसी से कहें तो घर से दूर कहीं जाने वालों में से नहीं है। ऐसा तो नहीं कि शाम को बाजार से लौटते समय कहीं पर गिर गए होंगे। अंधेरा होने के कारण उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दिए होंगे तो गिर गए और उठ ना सके। हो भी सकता है। अब तो कल सुबह से पहले कोई हल नहीं निकल सकती, हमें कल के सूर्योदय का इंतजार करना होगा। समय के साथ साथ रात और भी गहराती चली गई। साथ में सभी के मन में तरह तरह की आशंकाएं और भी गहराती चली गई। अंजलि और पूर्वा दोनों ही भूखी प्यासी रह गई। रुक्मणी देवी और रामस्वरूप जी अलग से अपने कमरे में रहते हैं। ऐसे में यह लोग तो पहले ही खाना खा लिए थे, मगर यह दोनों रह गई। रुक्मणी देवी धीरे से आकर अपनी नातिन पूर्वा को अपने पास बिठाकर खाना खिलाने की कोशिश करती रही। ऐसे में पूर्वा बार बार अपने पिताजी को याद करते हुए रोने लगी, जिसे सांत्वना देते हुए रुक्मणी देवी कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग रात को सभी जगह पर तो नहीं जा सकते ना। हो सकता है कि किसी के घर में खाना खाकर सो गए होंगे, सुबह होने पर खुद ही वापस आ जाएंगे। अंजलि को भी समझा बुझाकर खाना खिलाने की कोशिश की, मगर ऐसा ना हो सका। मन ही मन अंजलि सोचने लगी, प्रकाश तो आज दोपहर को भी घर में नहीं आया। धीरे धीरे यह बात रुक्मणी देवी तथा रामस्वरूप जी को भी ज्ञात होने पर उनके शंका और भी गहराती चली गई। रुक्मणी देवी मन ही मन सोचने लगी, मुझे इसी बात का डर था। मैं हमेशा बेटी अंजलि को समझाते हुए सावधान करती रही कि अपने पति पत्नी के बीच में दरारें पैदा मत कर। कभी किसी दिन दरारें इतने चौड़ी न हो जाए कि जीवन के सारे सुख शांति उसमें समा जाए, कि तुम्हारे जीवन को दुख के काले घने बादल आकर घेर ले और जीवन भर तुम्हें पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाए। मगर अंजलि है कि कभी भी मेरी बातों को मानने की बजाय उल्टा मुझे ही चार बातें सुनाती रही। मुझे जिस बात की भय थी, आज कहीं ऐसा न हो गई हो। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती रही, हे भगवान, मेरी शंका सच न होने देना, नहीं तो इन लोग बेसहारा हो जाएंगे। इस छोटी सी बच्ची बेसहारा हो जाएंगे, इनकी रक्षा करना। रुक्मणी देवी रात भर बैठकर बिताती है और भगवान से प्रार्थना करती रही। नातिन पूर्वा को अपने पास सुलाकर उसे सहलाते हुए सांत्वना देने की कोशिश करती रही। बेटी अंजलि पूरी रात बैठकर तरह तरह की बातें सोचने लगी। रात किसी भी तरह बीत गई, किसी को नींद नहीं आई। सुबह होते ही रामस्वरूप जी कहने लगे, पहले तो एक काम की जाए, विकास को फोन लगाओ और पता करो कि वहां पर तो नहीं गया है। ऐसे में विकास को फोन लगाने पर विकास इस विजय में अज्ञानता व्यक्त करते हुए कहने लगा, भाई साहब अब तक तो हमारे घर में नहीं आए। ऐसे में सभी के मन में शंका और बढ़ गया। ऐसे में रुक्मणी देवी कहने लगी, कहीं प्रकाश अपने बहन के घर में तो नहीं गया है। मगर यह बात पता कैसे लगाया जा सकता है? उनके तो पता ठिकाना कुछ भी हमारे पास नहीं है। विकास से पूछने पर वह भी बहन के घर के पता ठिकाना के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दे सका। अंजलि कहती है, मैं एक बार माधुरी के घर में गई तो थी, मगर मुझे उनके ठिकाना पूरी तरह से नहीं मालूम। रामस्वरूप जी विस्तार पूर्वक विकास से बातें करते हुए विकास को अपने घर में बुला लिया, ताकि प्रकाश को खोजने में थोड़ा आसान हो। रुक्मणी देवी और अंजलि दोनों ही अपने जाने पहचाने के घर में खोज खबर लेने चले गए, ताकि प्रकाश के बारे में जानकारी मिल सके। शाम तक अपने तरफ से चारों ओर खूब खोजने को कोशिश करते रहे, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। शाम तक विकास भी वहां पर आ गया।
ऐसे में रामस्वरूप जी विकास के साथ चर्चा करते हुए वहां से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस थाने में चले गए और वहां पर इंस्पेक्टर से विस्तार पूर्वक सारी बातें व्यक्त किया। इंस्पेक्टर जी ने माधुरी के गांव के अंधी अधूरी पता भी लिए ताकि वहां पर पहुंचकर प्रकाश के बारे में जानकारी हासिल कर सके। ऐसे में एक पुलिसकर्मी को विकास के साथ माधुरी के घर की ओर भेजा ताकि कुछ सुराग मिल सके। पुलिस वाले रामस्वरूप जी को सांत्वना देते हुए पुलिस के जीप में बिठाकर उनके घर में छोड़ते हुए तथा संवेदना जताते हुए कहने लगे, हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। कहते हुए पुलिस वाले अपने काम में जुट गए। धीरे धीरे गांव वाले सभी को खबर मिल गई। ऐसे में गांव वाले भी तरह तरह की बातें करते हुए पूरे गांव भर में पुलिस के साथ घूमने लगे ताकि खेत खलियान में कहीं पर भी प्रकाश की सुराग मिल जाए। पुलिस वाले प्रकाश के फोन में रखे नंबरों पर संपर्क साधते हुए पता लगाने की कोशिश करते रहे ताकि प्रकाश के कोई सुराग मिल सके, मगर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। जैसे जैसे समय आगे बढ़ती चली गई तो दिन भी बीतते चले गए, मगर प्रकाश का कोई खबर कहीं पर से नहीं मिला। पूरे गांव में चारों ओर फसलों के बीच नदी किनारे चारों ओर सभी लोग उसे ढूंढते रहे। घर में चारों प्राणी के खाना पीना सब बंद हो चुकी है, मानो घर पर मातम छाई हुई है। अंजलि और पूर्वा के तो रोते रोते बुरी हाल हो रही है। रुक्मणी देवी उनको संभालने की कोशिश करती रही। ऐसे में अचानक रुक्मणी देवी के मन में शंका होने लगी कि कहने लगी, पूर्वा बिटिया, देखो तो तुम्हारे पापा जी ने कहीं पर कोई चिट्ठी पत्री तो छोड़कर नहीं गए हैं। नानी जी के कहने पर पूर्वा पूरे घर में ऐसी कोई चिट्ठी की तलाश में जुट गई। ऐसे में पूर्वा अपनी किताबें वगैरह टेबल पर उसके बैग में रखे किताबों में तथा बिस्तर पर प्रकाश के पैंट शर्ट के पॉकेट वगैरह सारे टटोलने की कोशिश करती है ताकि अपने पिताजी के लिखे कोई चिट्ठी पत्री मिल जाए। और वही हुआ। पूर्वा के बैग में रखा किताबों के बीच में 6-7 पन्नों की लिखी हुई चिट्ठी मिल गई, जिसे फोल्ड करके पूर्वा के किताबों के बीच में रखा है, जिसे निकलकर पूर्वा अपने नानी जी को देती है। रुक्मणी देवी 2-4 लाइनें पढ़ने के पश्चात उस पत्र को अंजलि के हाथ में देकर कहती है, अंजलि, इसे पढ़कर देख तो दामाद जी ने क्या लिखा है। अंजलि व्याग्रता पूर्वक उसे लेकर पढ़ने की प्रयास करती है, जिसमें लिखा है, अंजलि, पहले मेरा ढेर सारा प्यार लेना। बेटी पूर्वा और अपने तीनों बेटे बहू को भी मेरा ढेर सारा प्यार देना और बाबूजी और माँ जी को मेरा प्रणाम देना। मैं तुम लोगों को बिना बताए घर से निकल रहा हूँ, किसी अनजान जगह की तलाश में जा रहा हूँ, जहाँ पर सुख शांति की कोई कमी ना हो, मगर वहाँ से वापस आना भी शायद मुश्किल है, क्योंकि वहाँ से वापस आने की रास्ता मुझे नहीं मालूम है। जाने की रास्ता तो बहुत आसान है, परंतु लौटकर आने की रास्ता इतना सहज सरल नहीं है। ऐसे में तुम दुख मत करना, अपने आप में संतोष के साथ जीना। बेटी पूर्वा को भी समझा बुझाकर इस चिरंतन सत्य से परिचय करवाना ताकि उसे जानकर दुख ना हो। अंजलि, वैसे भी मैं कभी किसी को कोई सुख नहीं दे सका। ऐसे में इस सांसारिक जीवन का कोई महत्व नहीं रह गया, जहाँ पर मैं किसी को कोई सुख ना दे सका। ऐसी अवस्था में संसार को त्याग करने पर मुझे किसी भी तरह की मन में आक्षेप नहीं है, वरन मेरी गृहत्यागी से तुम सभी लोग खुश रहो, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। बहुत सोच विचार करने के पश्चात मैंने ऐसा कदम उठाया है। मुझे व्यर्थ ढूंढने की कोशिश मत करना। जब तक तुम्हें चिट्ठी मिलेगी तब तक तो मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा जहां से मैं किसी को परेशान करने को वापस कभी नहीं आऊंगा। मेरी विदाई के कारण व्यर्थ आंसू मत बहाना। तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूं कि अपनी बेटी पूर्वा को तुम अपने मन से पालन पोषण करना। मेरी तरह उच्चाकांक्षा के पथ पर चलकर नहीं, तुम अपनी तरह के पथ पर चलकर उसे पालना। उसे कहना कि मेरे दिखाए पथ पर चलने की कोशिश ना करें, जिसमें चलना न केवल बहुत कठिन है, रिश्ते में खटास भी बहुत आती है। मैं रिश्ते में मिठास घोलने की कितना भी कोशिश करता रहा पर व्यर्थ रहा हूँ। आधा मेरा जीवन तथा मेरा प्रिंसिपल को कोई फॉलो ना करे।
मेरे वियोग में आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, वरन अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा करके कदम दर कदम प्रकृति के साथ तथा वास्तविकता के साथ चलते हुए पूर्वा के साथ अपने जीवन बिता लेना और भविष्य की ओर बढ़ते चले जाना। अंजलि बड़ी भावुकतावश प्रकाश के लिखे चिट्ठी को पढ़ने लगी और आंसू बहाती रही। अंजलि, मैं लाख कोशिश करके भी किसी को सुखी नहीं कर सका। मैं तुम्हें किसी प्रकार का उलाहना नहीं दे रहा हूँ। मैं अपने जीवन की सच्चाई व्यक्त कर रहा हूँ। जीवन में मैंने बहुत से सपना देखे थे, मगर मुझे मालूम है कि सभी के सपने पूरे नहीं होते। इस पर अफसोस करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए तथा प्रकाश कहाँ गया है जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।